हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू क्लासेस। तो आज हम माइंड मैप डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, मैनेजमेंट चैप्टर का। ठीक है, 12th क्लास का है ये फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसके द्वारा लोगों से काम करवाया जाता है और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उन सबके गोल्स को अचीव किया जाता है। उसके बाद जो हमारे दो शब्द इसमें मेन आते हैं, इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है हमारा प्रभावपूर्णता और इफ़िशियंसी का मतलब होता है कुशलता। तो हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसमें क्या होता है, सॉरी गाइस, इसमें जो है ये कॉस्ट को मेन नहीं करता, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको हटा देते हैं। तो हमारे जो इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, डूइंग द काम, समय पे काम करना, चाहे हमारी जो लागत है वो कितनी भी आ जाए। तो इसमें जो है मेन क्या है हमारा, टाइम। तो टाइम को हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारा टाइम है। करेक्ट टाइम पे हमारा काम होना चाहिए और इसमें जो है हमारा सही टाइम पे तो काम होना चाहिए, विथ जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम लगे और कम से कम समय पर काम हो। तो इसको हम कहेंगे इफ़िशियंसी, कुशलता। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को समय पर पूरा करना, चाहे जो हमारी लागत है, हमारी कॉस्ट है, कितनी भी आ जाए। और कुशलता, इफ़िशियंसी का मतलब है कि इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें मेन हमारे जो है, पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जो हमारा मैनेजमेंट है एक उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। इसमें ये जो है मेन जो अपना उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए किया जाता है। ये अपने जैसे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, प्रबंध उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है। सभी संगठन का उद्देश्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना। और जो हमारा कंपनी होता है, कंपनी में क्या होता है, अधिक से अधिक ज़्यादा लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो सबका एक अलग ही गोल होता है। तो आगे चलते हैं। जो मैनेजमेंट है और परवेसिव का मतलब क्या है, सर्वव्यापक, हर जगह। तो जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हर कंपनी में ही जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट की जो आवश्यकता है वो हर जगह होती है। स्कूल हो गया, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्तर, सभी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। और जो उसके बाद हमारा मल्टी डायमेंशियल, इसमें क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो पहला हमारे काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। जो हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अस्पताल में रोगियों का इलाज करवाने के लिए,
कारखाने में उत्पादन करने के लिए। तो इनमें से कोई भी काम प्रबंधन के बिना सफलता नहीं होता, कोई भी मैनेजमेंट के बिना जो पूरा नहीं होता। तो प्रबंध यह निश्चय करता है कि संगठन के किस कार्य में कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, इसे पूरा करने का मार्ग क्या होगा। लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका विकास होता जा रहा है। तो अब उसके साथ लोगों से काम कैसे करवाया जाए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही, तो उसके साथ साथ हम लोगों को कैसे काम करवाया जाए, ये सब रुचि और लोगों का व्यवहार कराना और लोगों के एक समूह के रूप में व्यवहार कराना प्रबंध को लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर व कमजोरी को दूर करके उनकी संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में भागीदारी सुनिश्चित करती है। अब जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन सबको हमें जो इग्नोर करना चाहिए और पॉजिटिव जो उनकी काम होते हैं उनको देखना चाहिए कि वो कैसे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उस पर मेन ध्यान देना चाहिए। और फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो है अब संगठन को बनाए रखने के लिए संगठन जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा प्रदान करती है। इसके लिए ऐसे उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो उपभोग के लिए जरूरी उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयोग होने वाली माल व तकनीक के प्रभाव को व्यवस्थित करती है। प्रबंध का यह आयाम अन्य दोनों आयाम कार्य का प्रबंध और लोगों से प्रबंध से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जो हमारा प्रबंध है एक सतत प्रक्रिया है जो एक निरंतर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। एक हमारा गोल जो होता है वो अचीव होता है तो हमारे नेक्स्ट उसके बाद तो दूसरा गोल कर लेते हैं, एक दूसरा उद्देश्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो होता है प्रोसेस हमारा चलता रहता है। हम जो होते हैं कि उद्देश्य स्थापित करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये चलता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसके बाद क्या है ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध जो है ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि ये एक व्यक्ति द्वारा तो नहीं किया जा सकता है, ये पूरे कई सारे लोगों को मिला के एक टीम बनाकर ही काम को किया जाता है। और डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो एक गतिशील कार्य है, ये जो है समय के साथ ये बदलता रहता है। जैसे अब स्कूल बंद होने पर गतिशील कार्य जो है वो बंद हो गई है, जैसे ऑनलाइन क्लास लगने लग गई। तो ये तो जो है डायनेमिक फंक्शन ही हुआ है ना, कि हमारा जो वातावरण है उसमें जो चेंजेस हुई है उस कारण हमारी जो पढ़ाई थी वो भी क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। ना तो फिजिकली एजुकेशन हमें दिया जाता था, अब क्या हो गया, हमें ऑनलाइन क्लास दी जाती। तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, ये एक बदलता रहता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है, ये 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ऐसी शक्ति को हम अदृश्य शक्ति या इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी 3 प्रकार के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। जो हमारा फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। तो इसमें क्या है, सर्वाइवल है पहले, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इन तीनों के लिए हम व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है, जीवित रहना। जो भी हमारा बिजनेस है उसको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए तो हम उद्देश्य स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें एक लगातार लंबा प्रोसेस करना है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको निरंतर लंबे समय तक बनाए रखना है। ठीक है, तो उसे बनाए रखने के लिए
तो हमारा जो फर्स्ट है उसमें क्या है, हमारा जीवित रहने के लिए जो हमारा व्यवसाय है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए ये उद्देश्य को स्थापित करते हैं। लाभ कमाने के लिए जो व्यवसाय है उसमें जोखिम को सामना करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोशिश करते हैं, विकास करने के लिए, ग्रोथ के लिए। अब जो हमारा व्यवसाय है वो चाहते हैं कि हर समय वो विकास करते रहे। प्रबंधन द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, कर्मचारी की संख्या, उत्पाद की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। यदि इन सभी में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कि व्यवसाय विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद जो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। अब जब हम व्यवसाय स्थापित करते हैं तो 11वीं क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये सोशल एक्टिविटीज़ भी की जाती है। जो हमारी जो कंपनीज होती है, जो भी हमारा बिजनेस होता है, तो वो हम क्या करते हैं, लोगों के हित के लिए भी बनाते हैं कि जो हमारे समाज में जो स्थापित लोग हैं उनकी भी इच्छाओं के अनुसार भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है हमारा, इसमें जो है कर्मचारी के संदर्भ से निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य हैं, जैसे वित्तीय आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, ये सारे हमारे इसमें होती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें स्पेलिंग गलत है तो मैं लिख देती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा जो पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये जो होता है हमारा, ये प्रबंधन एक सामूहिक उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक है। अब जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कई सारे लोग होते हैं और जो इन सब का जो उद्देश्य होता है, इन सब का उद्देश्य एक ही होता है। तो सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है मैनेजमेंट। और उसके बाद क्या है, प्रबंधन में कुशलता बढ़ती है। जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसकी जो मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। एक प्रबंधन सभी संसाधनों जैसे मानव, मशीन और माल व धन की कुशलतम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। अब अधिक से अधिक वर्कर्स लगा दिए, मशीन लगा दिए, अधिक से अधिक गुड्स लगा दिए, मशीन लगा दिए, तो इससे क्या होगा, हमारी जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट सेट्स आ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधन गतिशील संगठन तैयार करता है। तो ये मैंने डायनेमिक फंक्शन मैंने बता रखा है। ये जो होता है जो वातावरण में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं उसके साथ ये भी चेंज होता रहता है। तो प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करते हैं। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो प्रत्येक व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। जैसे कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित पारिश्रमिक, लाभ के हिस्सा, प्रबंधन की भागीदारी और प्रमोशन आदि के प्राप्त करना चाहते हैं। और इन्हीं सभी के उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि यह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए काम करे। अब जब जो एम्प्लॉइज़ होती है वो अच्छे काम करेंगे तो उनको भी तो प्रमोशन दिया जाता है, लाभ का जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, और जो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए भी दिया जाता है। तो ये सारे हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करते हैं। उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रबंधन समाज के विकास में भी सहायक है। प्रबंधन समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्रबंध अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। जो उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं, जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाते हैं।
तो ये सारे जो होते हैं हमारी वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होती है, हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब उसके बाद हमारा क्या है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। तो एक एक करके देखते हैं। जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक विज्ञान के रूप में है। तो इसमें पहला क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो व्यवस्थित ज्ञान समूह। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसका अर्थ क्या है, इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा होगा कि पेड़ से आम का टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रबंध है एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, क्योंकि इसमें अनेक सिद्धांत हैं जो प्रबंध के विशेषज्ञों हो के कई वर्ष तक किए गए शोध कार्य के बाद विकसित किए गए हैं। उसके बाद है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, अब इसका मतलब एक बार समझते हैं। जो साइंस होते हैं उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो जो होते हैं बार बार परीक्षण और उनकी जांच की जाती है। और अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो विज्ञान की उस विशेषता को प्रबंध पर लागू करने के लिए पता चलता है कि उनका विकास अनेक वर्ष तक तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रयोग किए जाने के बाद हुआ है। अन्य शब्दों में कहें तो जो हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी एवं अन्य संबंधित लोगों की लगातार तथा उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद हुई है। जो हमारे जो मैनेजमेंट में होते हैं, जितना हम काम करते हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये हमारे जो भी वर्क है ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। अब हमारा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, व्यापक वैधता। तो इसका मतलब क्या है, विज्ञान के सभी सिद्धांत सत्य पर आधारित है तथा उन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू किया जा सकता है। प्रबंध के स्तर पर देखें तो प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंधकीय ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांतों पर सत्य पर आधारित है। माना जाता है कि उन्हीं सभी परिस्थितियों में वह हर समय लागू किए जाते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं हैं जितने वे विज्ञान के, क्योंकि वह जरूरी नहीं है कि इनका प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त हो जाए। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि जो हमने प्रिंसिपल लागू किए हुए हैं वो हर जगह ठीक ही हो। कभी हमें जो है रिस्क भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये जो है हमारा ठीक नहीं माना जाता। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये जो है एक करेक्ट साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं, जो परफेक्ट साइंस नहीं है। और ये जो है ये मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, मैनेजमेंट कला के रूप में, तो हमारा जो है मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, तो इसमें क्या है हमारा इसमें जो हमारा नॉलेज होता है, थ्योरी का पार्ट जो होता है वो होना चाहिए, और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और ये जो है मैनेजमेंट जो है ये एक आर्ट्स के रूप में निष्कर्ष निकाला गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट्स के रूप में है, मैनेजमेंट एक कला के रूप में है। तो उसके बाद हमारा है मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोफेशन। तो इसमें जो है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो होना चाहिए, तो इसमें जो हमारा है ये हमें
प्रॉपरली नहीं है कि ये हमारा जो है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बट ये जो है हमें डेवलप करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कितने लेवल पे है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है हमारा दो प्रकार से, एक तो है मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें 3 पार्ट में है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो फर्स्ट जो हमारा उसमें हमारे आते हैं वर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन और जो हमारा है जर्नल मैनेजर आते हैं। तो इनके जब वर्क होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको डेटा माइनिंग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और डेटा माइनिंग पॉलिसीज़ को बनाते हैं और डेटा माइनिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं और असेंबलिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होती है उसको इकट्ठा करते हैं एंड कंट्रोलिंग द वर्क फोरमैन्स, कंट्रोल करने का काम करते हैं और अप्रूविंग बजट, और बजट को भी देखते हैं कि कम पैसे में ही काम हो। उसके बाद जो हमारा मिडिल लेवल है उसमें हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, डिप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं और इनके जो काम होते हैं इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़ को देखना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज़, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ और मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़, मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ को और क्रिएटिंग कोऑपरेशन, समन्वय स्थापित करना। और जो असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी है इसमें जो उनके कार्य को बांटना होता है, ठीक है। अब जो निम्न स्तर है हमारा लोअर लेवल, इसमें जो होते हैं हमारे सुपरवाइज़र आते हैं, फोरमैन आते हैं और वर्कर्स आते हैं। तो इनके जो कार्य क्या होते हैं, एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, जो हमारे कार्य बल होते हैं इनका जो मेन होता है एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स पे काम करते हैं और इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, जो कम बर्बाद और जो बर्बाद होते हैं गुणवत्ता बढ़ाने और जो उनके बर्बाद होते हैं वो कम करने का काम करते हैं कि अच्छे से काम हो सके बिना किसी वेस्ट किए बिना, और मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड और सुरक्षा बनाए रखने के साथ। उसके बाद जो है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है कि मैनेजमेंट के कार्य क्या हैं। तो हमारा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है ये इन्हीं सब पे है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जो समन्वय स्थापित करना। जो हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो उन सबको एक साथ बनाए रखने के लिए, एक साथ अपने कार्य को करने के लिए, एकजुट होकर काम करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन का मेन रोल है कि ये हर जगह हर स्तर पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना हम किसी भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। जब एक साथ लोग काम करते हैं तो जब भी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है माइंड मैप के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।